वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हम देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। ये हमने सीरीज स्टार्ट की है और इसमें हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, इसको हमने पहले पार्ट में देखा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे अप्रोचेस, मेजर अप्रोचेस हिस्ट्री की। तो इनको हम देखने वाले हैं जिसको कहते हैं इतिहास लेखन के उपागम। अब अप्रोचेस ऐसी होती हैं कि जैसे कि एक कोई व्यक्ति है और जैसे कि 2-3-4 व्यक्ति हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके से किसी दृश्य को देखा, ठीक है, या फिर किसी घटना को देख रहे हैं, या फिर किसी वर्तमान में ये कोई समय है, ठीक है ना, तो इसके बारे में इसने अलग तरीके से लिखा, इसने अपनी अप्रोच से लिखा, इसने अपनी अप्रोच से लिखा। तो एक ही समय के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग अप्रोच हो सकती है। वो जिस चीज़ से प्रेरित होगा उस चीज़ के बारे में लिखेगा। जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ये विदेशी व्यक्ति है, तो इसको अपने यहाँ की संस्कृति ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ये अपनी संस्कृति की ज़्यादा तारीफ करेगा। और जिस देश में है वहाँ की हो सकता है कुछ बुराइयाँ लिख दे। जो यहाँ की संस्कृति है वो अपने बारे में लिखेंगे, यहाँ के लोग हैं, ठीक है। कोई महिला है तो वो अपने बारे में ज़्यादा लिखेगी। तो ये अप्रोचेस होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अप्रोचेस में पढ़ने से पहले एक चीज़ जानते हैं कि हिस्टेरियोग्राफी किसे कहते हैं, ऐतिहासिक व्याख्या का अध्ययन। तो ये टर्म कभी एग्जाम में पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टेरियोग्राफी कहा जाता है। ग्राफी का तात्पर्य अध्ययन से होता है, किसी चीज़ का अध्ययन करना ग्राफी कहलाता है। इतिहास अतीत का एक रिकॉर्ड है और हिस्टेरियोग्राफी इस बात का अध्ययन है कि इतिहास का विश्लेषण, लेखन और प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई लिखी गई है जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं किसी चीज़ की व्याख्या का, तो प्रॉपर वहाँ पर होता है कि सारी चीज़ों का विश्लेषण किया गया हुआ, लेखन किया गया हो, फिर अच्छे से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो हिस्टेरियोग्राफी आपको टर्म याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक व्याख्या का अध्ययन कहा जाता है। अब सबसे पहले अप्रोच में देखते हैं औपनिवेशिक अप्रोच। इसको कॉलोनियल अप्रोच कहा जाता है, हिस्टेरियोग्राफी भी कह सकते हैं। अब औपनिवेशिक उपागम मतलब कि उपनिवेश के टाइम पर जो उस समय जो पश्चिमी सभ्यता के लोग आए, या फिर कहें जो विदेशों से लोग आए, उन्होंने कुछ लिखा इतिहास के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पश्चिमी संस्कृति की ज़्यादा प्रशंसा की। इन्होंने कहा कि जो पश्चिम की संस्कृति है, पश्चिम का महिमा मंडल कर दिया, और जो स्वदेशी समाज है, स्वदेशी जो संस्कृति थी, यानी कि हमारे जो भारत की संस्कृति थी, जो देसी समाज था, उसकी आलोचना कर दी। कह दिया बहुत गरीबी है यहाँ पर, कुपोषण है, यहाँ के लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिख दिया। शिक्षा का वातावरण है और क्या बोलते, कर्मकांड ज़्यादा होते हैं, आडंबर ज़्यादा होते हैं, ये सब कुछ ऐसे लिख दिया और पश्चिमी संस्कृति की ज़्यादा प्रशंसा कर दी। तो ये औपनिवेशिक या फिर कॉलोनियल अप्रोच कहलाती है, जिसको कहते हैं। जैसे कि जेम्स मिल का अगर आप देखिए, इनके कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं इनके द्वारा, उनके उसमें आपको इस तरह की चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, अपनी पश्चिमी संस्कृति की प्रशंसा कर दी, उनका महिमा मंडल कर दिया कि पश्चिम के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ तो बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लोग हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है राष्ट्रवादी अप्रोच। तो जो नेशनलिस्ट हिस्टेरियोग्राफर है या फिर कहें हिस्टेरियोग्राफी है, जो अध्ययन लिखा गया है, जो अप्रोच है, उसमें क्या है, यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय लोगों के आंदोलन के रूप में देखता है। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हमारे, वो क्या कहे गए, भारतीय लोगों के आंदोलन है, आज़ादी के लिए आंदोलन लड़े गए थे। यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक दृष्टिकोण के साथ साथ प्रतिक्रिया और टकराव के रूप में विकसित हुआ। तो ये अप्रोच रही राष्ट्रवादी उपागम की, यानी कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इसके बाद कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टेरियोग्राफी भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मार्क्सवादी अप्रोच देखने को मिलती है। इसमें क्या है, औपनिवेशिक स्वामी के हितों और मूल विषयों के बीच में प्राथमिक विरोधाभास पर केंद्रित है। राष्ट्रवादी उपागम के विपरीत यह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अंतर विरोध का ध्यान रखता है। आर.पी. दत्त और A.R. देसाई भारत के मार्क्सवादी इतिहासकार थे, ठीक है। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित जो लेख जिन्होंने लिखे उनको कहा जाता है मार्क्सिस्ट। तो यहाँ पर क्या है, हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो अप्रोचेज हैं इंसान को किसी ना किसी विचारधारा से जोड़ती हैं। अब
कोई भारत में भले ही रह रहा है लेकिन हो सकता है कि उसके ऊपर किसी दूसरी विचारधारा का प्रभाव हो जाए। मार्क्सवादी विचारधारा है और भी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा होती है, तो इससे संबंधित लेख भी देखने को मिलते हैं, जिससे उस समय की हमें और सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। वातावरण कैसा था, वर्गों के बीच में संबंध कैसा था, एक वर्ग दूसरे वर्ग की भी बारे में क्या सोचते थे, ठीक है, कौन सा वर्ग ज़्यादा विकसित था, कौन सा वर्ग ज़्यादा वो था कि जैसे दलित वर्ग है उसकी भी शोषण की बातें सामने आती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें लेख के माध्यम से मिलती हैं। अप्रोचेस जो अलग अलग दी गई हैं उससे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में, कहीं ना कहीं ये जानकारी हमें देते हैं। भले ही किसी एक विचारधारा में लिखे गए हों लेकिन फिर भी हमें इतिहास की जानकारी तो दे ही देते हैं। तो ये बात कही गई है। इसके बाद अधीनस्थ या फिर उपाश्रित उपागम आते हैं कुछ। इसमें क्या है, इनका विचार क्या था, ये जो इस विचारधारा के लोग होते हैं इनकी अप्रोच कैसी थी। इनका विचार है कि भारतीय इतिहास लेखन की पूरी परंपरा में एक अमीर वर्ग का बोलबाला है और आम जनता की भूमिका की उपेक्षा की गई है। जैसे रणजीत गुहा इसी स्कूल के थे। तो यहाँ पर ये जो विचारधारा है उपाश्रित या फिर अधीनस्थ विचारधारा के लोग मानते थे कि जो इतिहास लेखन है उसकी पूरी परंपरा में जो अमीर वर्ग है, जो बड़े लोग हैं, उनका बोलबाला है, आम जनता की भूमिका की उपेक्षा इसमें की गई है। ठीक है। इसके बाद है संप्रदायवादी उपागम, कम्युनिस्ट जो आती है अप्रोच, वो इसमें क्या है, मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के विरोधी हैं और उनके हित अलग अलग हैं, ये बताया गया। अगर इस विचारधारा से आप लेख पढ़ेंगे या फिर इससे संबंधित जो लेख मिलेंगे आपको, तो उसमें किसकी प्रधानता देखिए, उसमें आपको अधिकांशतः ये विचार देखने को मिलेगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये एक दूसरे का विरोध करते पाए गए हैं और उनके हित अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक है। तो इसको कहते हैं संप्रदायवादी उपागम, कम्युनलिस्ट अप्रोच इसको कहा जाता है। इसके बाद अगला आप देखते हैं, एक आपको मिलेगा कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज स्कूल से जो लेख मिले हैं उसमें क्या है, ब्रिटिश शासकों से लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं भारतीयों के बीच में संघर्ष, ये सारी चीज़ें आपको इनमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद कुछ मिलते हैं उदार और नव उदारवादी व्याख्याएं। इनमें आपको मिलेगा, इस व्याख्या के अनुसार उपनिवेशों का आर्थिक शोषण समग्र रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था। ठीक है। तो इस व्याख्या के अनुसार कहा गया कि जो उपनिवेश थे उनका आर्थिक शोषण किया जाता था, तो ये समग्र रूप से देखें अगर, यानी कि हर एक ब्रिटिश नागरिक लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था, ये बताया गया है उदारवादी विचारधारा में या फिर नव उदारवादी जो व्याख्याएं मिलती हैं उसमें। इसको कहा जाता है लिबरल या फिर न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशंस। इसके बाद अगला आपको मिलता है नारीवादी उपागम, फेमिनिस्ट अप्रोच भी आपको देखने को मिलती है। यह उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसने महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अप्रोचेस देखी इतिहास के बारे में, इतिहास की अलग अलग अप्रोचेस कैसी हो सकती है, किस तरीके से इतिहास को लोगों ने लिखा है, या फिर उसके बाद हम पढ़ने को पढ़ते हैं। इसके बाद आधुनिक भारत पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। इसके बाद हम देखेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन। तो ये हमारा चैप्टर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें, यूरोपीय आए कहाँ से, समुद्री मार्ग से आए। ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1453 से। 1453 में कंस्टांटिनोपल इस्तांबुल ऑटोमन तुर्क के कब्जे में आ गया। ऑटोमन में जल्द ही भूमध्य सागर के लिए आसपास के बड़े क्षेत्रों को जीत लिया। इन परिस्थितियों में यूरोप मसालों और अन्य वस्तुओं को आयात करने के लिए भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि भारत में क्या है, अच्छे खासे मसाले होते थे और इसकी जो है विदेश में कहें या फिर यूरोपीय लोग इसके दीवाने होते थे और यहाँ पर आते थे मसालों के लिए। ठीक है। पहले व्यापारिक बनकर ही ये भारत आए थे और फिर भारत में कब्जा कर लिया। तो व्यापारी के रूप में सबसे पहले भारत इनका आना हुआ। अब इसी के लिए ढूंढ रहे थे समुद्री मार्ग, तो फिर वास्को डी गामा चलते चलते आए। वास्को डी गामा 1498 में 1498 ईस्वी में आए और ये डेट एग्जाम में अक्सर पूछी गई है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर आए, ये भारत के कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुंचने के लिए एक नया समुद्री मार्ग इन्होंने ढूंढा। तो ये अफ्रीका के नीचे से, अफ्रीका के यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे कैप ऑफ गुड होप, और फिर यहाँ से ये होते हुए कहाँ पर, भारत की तरफ आए। और भारत में सबसे पहले ये कहाँ पर आए, आपको देखो ये दिख रहा है, ये अफ्रीका में, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है और ये यहाँ पर आपको कैप ऑफ गुड होप मिल जाएगा। तो ये यहाँ से होते हुए आए थे, यहाँ से घूमते हुए आए। ठीक है। और फिर भारत तक पहुँचे। 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण की भावना बढ़ रही थी।
यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे वस्तुओं के मार्ग जो है वस्तुओं की मांग भी बढ़ रही थी। अब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। ये मांग और उसका नियम होता ही है, आपको मांग और पूर्ति का नियम होता है। अगर मांग बढ़ेगी तो पूर्ति करनी पड़ेगी। तो फिर पूर्ति के लिए लाएंगे कहाँ से माल? तो माल लेने के लिए व्यापार बढ़ा रहे थे, आसपास के पड़ोसी देशों में बढ़ा रहे थे, और ऐसे ही करते करते ये भारत तक पहुंच गए। कालीकट में वास्को डी गामा पहुंचे। हिंदू शासक जमोरिन द्वारा इनका स्वागत किया गया। अब प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचे? तो कालीकट बंदरगाह पर आए थे। जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। ये प्रश्न भी ये पूछ चुके हैं एग्जाम में। वास्को द गामा 3 महीने तक भारत में रहे। जब वह पुर्तगाल लौटी तो उसने अपने साथ काफ़ी सामान ले गए। ठीक है, बहुत सारा सामान ले गए, मसाले साले रत्न आदि काफ़ी सारी चीज़ें भर भर के। जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगी, इनको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सस्ते में मिल रही है। यहाँ पर कौड़ियों के दाम बिक जाती थी, क्योंकि इतना कुछ मोल था नहीं, और वहाँ पर जाकर बहुत इन्होंने कमाई की, उससे महंगे महंगे दामों में बेच दिया। तो अपने साथ काफ़ी सारा सामान ले गए और यूरोपीय बाजार में भारी मुनाफा कमाया, बहुत महंगे दामों में बेच दिया। इसके बाद आगे क्या होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, इनको पुर्तगाल के राजा ने भारत में गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। अल्फेंसो डी अल्बुकर का नाम सामने आता है। ये पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक कहे जाते हैं। तो पूर्व में जो भारत का पूर्वी भाग है वहाँ पर, या फिर कहें कि पूर्वी इलाके में, ये पुर्तगाली शक्ति के असली संस्थापक थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसने समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों की निगरानी के लिए ठिकाने स्थापित कर लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे थे? अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए अपने कह लें अड्डे ढूंढ रहे थे, अपने इलाके विकसित कर रहे थे कि इनका ठिकाना बन जाए, कि आए वो रुके, अच्छे से व्यापार करें, अच्छे से सामान लें और चले जाएं। लेकिन धीरे धीरे इनका लालच बढ़ता गया और फिर ये रुक के रह गए। तो यहीं से क्या है, हमारा गुलाम होना शुरू हो चुका था। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया। हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया। और क्या किया इन्होंने? गोवा और उत्तर के प्रांतों में खुद को ग्राम भूस्वामी के रूप में स्थापित करने लगे। अक्सर नई सड़कें, सिंचाई कार्य करते थे। तंबाकू, काजू, अनानास जैसी नई फसलें इन्होंने शुरू की। तो ये फसल अपने यहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आई है। अल्बुकर्क की नीति में मुसलमानों को कड़ा उत्पीड़न और गंभीर दोष था। पुर्तगालियों ने दमन द्वीप, साल्सेट, हुगली, बशीन पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो दमन द्वीप वगैरह है, ये द्वीप आदि इन सब के कब्जे में थे। ठीक है, और ये काफ़ी तक रहे। अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद में भी कुछ द्वीप ऐसे थे जिन पर इनका कब्जा बना रहा, और ये बहुत बाद में हमको मिले भारत में, बहुत बाद में ये भारत के हाथों में आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे कैसे भारत में इनका आगमन हुआ, यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारत में हुआ, पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ। और पुर्तगालियों के आगमन की अनुकूल परिस्थितियां एग्जाम में अगर पूछ लें तो क्या थी? सबसे पहले गुजरात को छोड़कर उत्तरी भाग बहुत छोटी छोटी शक्तियों में बटा हुआ था। दक्षिण में बहमनी राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट चुका था। पुर्तगालियों की नौसेना मजबूत थी, इसलिए समुद्री मार्ग से भारत अच्छे से आ गए। भारत के कई तटीय क्षेत्र अब वास्को डी गामा के आगमन के 50 वर्ष के भीतर पुर्तगालियों के कब्जे में आ चुके थे। इसके अलावा पश्चिम में मुंबई से दमन और दीप तक 4 महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। दक्षिण में उनके कब्जे में बंदरगाहों की एक श्रृंखला थी, जैसे कि मंगलोर, कन्नूर, कोचीन और कैलीकट। मालाबार में उनकी शक्ति सुदृढ़ नहीं थी। इसके अलावा पूर्वी तट में सैनथोम चेन्नई में और नागपट्टनम आंध्र में, ये इन सब पर इनका क्या था? कब्जा था। 16वीं शताब्दी के अंत में पश्चिम बंगाल में हुगली में एक समृद्ध बस्ती का विकास हुआ था। ये सब पुर्तगालियों के आगमन की, यानी कि यहाँ पर रहने की सुदृढ़ कह दें कि अनुकूलताएं थी, उनके लिए एक तरीके की कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन थी, जिसके कारण उनका यहाँ पर आना आसान रहा। इसके अलावा पुर्तगालियों का महत्व क्या रहा? तो यूरोपीय युग की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी, यहाँ से लोग आना शुरू हो गए थे। मजबूत नौसैनिक शक्ति का उद्भव हुआ, क्योंकि इनके पास एक अच्छी खासी नौसेना थी। पुर्तगाली ने सैन्य नवाचार भी दिखाए। ठीक है, तो कई विकास काम भी यहाँ पर किए, कई सारे चर्च भी बनवाए, नौसेना का विकास भी किया। पुर्तगाली उन्नत तकनीक वाले समुद्र के स्वामी भी थे। भारत में ये यूरोपीय कला भी लाए, चर्च का निर्माण करवाया। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो साउथ में, गोवा में, दमनदीप में इनके द्वारा बनाए गए चर्च मौजूद हैं। गोवा में सोने चांदी के आभूषण निर्माण कला भी फली फूली। ठीक है, कई सारी ये फसलें भी भारत में लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि पुर्तगालियों का आगमन भारत में कैसे हुआ, पुर्तगालियों के आगमन की अनुकूल परिस्थितियाँ क्या थीं कि जिसके कारण पुर्तगाली भारत में आ सके। इसके अलावा
वो क्या कारण थे जिसके कारण पुर्तगालियों का भारत में जो है पुर्तगालियों का लाभ भारत को मिला, मतलब इन्होंने भारत को क्या दिया ये चीज़ देखी, मतलब पुर्तगालियों का महत्व देखा। तो यहाँ तक हमने इतनी सारी चीज़ें देखी। अब इसके आगे हम देखेंगे पुर्तगालियों का पतन और फिर और सारी चीज़ें, जैसे कि पुर्तगाली शक्ति का पतन कैसे हो गया, कौन सी शक्ति और आगे इनसे बढ़ी जिसने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया। तो ये सारे तथ्यों को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।